अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता है तो अपनी पहचान छुपा के दोस्ती क्यों करते हैं? अपना हुलिया बदल के दोस्ती क्यों करते हैं? फिर तो प्रेम से सीधे आप दोस्ती कर लेना चाहिए। मुझे लगता है इस पे सार्वजनिक चिंतन, इसलिए मैं कहता हूं 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, प्रतिदिन एक समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान लिखिए, सप्ताह में एक बार मिलिए, महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से मिलिए, क्योंकि तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समस्या तब ठीक होगी जब आपका सिस्टम बदलेगा। और जहां तक बात आती है कि अगर सब सारे किताबों में सब ठीक ही है, अगर सारे रिलीजन एक समान है, सारे मजहब एक समान है, तो गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे किसी के खान पान के सामान पे क्यों नहीं थूकते? गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा किसी की मिठाई में पेशाब क्यों नहीं करता? गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा किसी ढाबे पे जब काम करता है तो किसी की सब्जी में लैट्रिन क्यों नहीं करता, दाल में लैट्रिन क्यों नहीं करता? ये वीडियो देखा नहीं देखा आपने? नाले की गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा अगर वो गरीब है, ठेला भी चलाता है, तो वो सब्जी को नाले के पानी से क्यों नहीं धोता? इसके बाद भी कहते हैं मजहब नहीं सिखाता। कितने वीडियो आ चुके हैं, मंदिर के प्रसाद पे थूकने का वीडियो आ चुका है, माला फूल पे थूकने का वीडियो आ चुका है। नवरात्रि के समय एक आज वीडियो आया है जहां लोग मंदिर के आसपास फल लेते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, और वो सारा का सारा फल नाली के पानी में धोया जा रहा था। भाई एक बार आदमी खाना हो तो फिर भी धो के खाएगा, लेकिन अगर वो ठेला मंदिर के पास में लगा हुआ है तो वहां इतना कहां मौका है कि आप पहले फल खरीदो, फिर धो, फिर भगवान को चढ़ाओ? फिर तो आदमी यही करेगा, फल खरीदेगा, भगवान को चढ़ा देगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा जो काम करने की जरूरत है वो भारत में शिक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत है, और भारत का संविधान भी यही कहता है। हमने संविधान को गलत पढ़ा है। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, और रिलीजन और धर्म में अंतर होता है। जिस दिन हमने रिलीजन और धर्म को डिफाइन कर दिया उस दिन क्लियर हो जाएगा कि भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो रिलीजियस किताब नहीं है। यह डिफरेंस करना पड़ेगा। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। गुरुकुल के बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुकुल के बच्चे भाई बहन से प्यार करते हैं, गुरुकुल के बच्चे घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी नहीं करते। गुरुकुल के बच्चे खान पान के वस्तुओं पे थूकते नहीं है, पेशाब नहीं करते, लैट्रिन नहीं करते। गुरुकुल के बच्चे कभी ट्रेन पलटाने की साजिश नहीं करते। गुरुकुल के बच्चे ट्रेन पे पत्थरबाजी नहीं करते। गुरुकुल के बच्चे नशा तस्करी, मानव तस्करी नहीं करते। गुरुकुल के बच्चे आतंकवादी जिहादी नहीं बनते। गुरुकुल के बच्चे घुसपैठ और धर्मांतरण नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी संगठनों के कुछ नाम आपके सामने मैं लेता हूं, कभी गूगल करिएगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, ऐसा गूगल कर लीजिएगा बाद में। अबू निदाल, अबू सयाफ, अल अक्सा, अल अस्तर, अल जुबैदा, अल सबाब, अल गामा, अंसार स्काइन, अंसार डाइन, बोको हराम, हमास, हक्कानी, हरकत अल सबरीन, हयात तहरीर, हिजबुल्लाह, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, जैसे मोहम्मद, जमात नुसरत, जमा इस्लामिया, लश्कर झांगवी, लश्कर तोयबा, ये संगठन किसी गुरुकुल के लोगों ने बनाया क्या? जोर से बोलिए। इन संगठनों को किसने बनाया? किसमें पढ़ने वालों ने बनाया? जोर से बोलिए। क्या भारत में चल रहा है कि नहीं? बंद करना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं अगर भारत को बचाना, सबसे पहले भारत में 10वीं तक 16 वर्ष तक सबके लिए समान शिक्षा लागू करिए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, अगर भारत और भारत की संस्कृति को बचाना है। लेकिन वो तभी लागू होगा जब आप लोग अपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से मिलना शुरू करेंगे, फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे और वहां पे लिखना शुरू करेंगे। खेती तब अच्छी होती है जब उसका बीज अच्छा हो, उसकी सिंचाई अच्छी हो, उसकी देखरेख अच्छी हो, उसमें खाद सही डाली जाए। और इसके लिए हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी, हम भूल चुके हैं। अगर भारत को आप संपन्न बनाना चाहते हैं, सबल बनाना चाहते हैं, सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो दोबारा फिर से जो 16 संस्कार की व्यवस्था थी उसको हमें फिर से अपनाना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। हम लोग उसको भूल चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, हम अपने वैज्ञानिकों को नहीं जानते, अपने राजाओं को नहीं जानते। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी जैसे वहशी दरिंदों को जानते हैं, जिनके कारण हमारी हजारों माताओं ने आत्महत्या कर लिया, हजारों हमारी माताएं बहनें आग में कूद गई।
उन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी को, गोरी को जानते हैं, लेकिन अपने राजाओं को नहीं जानते। राजा कश्यप, राजा मनु, राजा इच्छाक, राजा कुच्छी, राजा विकुच्छ, राजा बाण, राजा त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु, राजा धुंधमार, ऐसे अनेक राजा है। बाजीराव पेशवा को नहीं पढ़ाते, अकबर को पढ़ाते हैं। जिस सबसे बड़ा हरम, जिसमें 5000 जवान बेटियों को उसने कैद करके रखवाया था, वो जानते हैं किसका था? किसका था? अकबर का। जिसका सबसे बड़ा हरम था, और जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा हरामी। और सबसे बड़े हरामी को हमारे स्कूल में क्या पढ़ा दिया? सबसे महान। और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसको। कैसे बदलेगा? दल गुलामी छोड़िए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद छोड़िए, एकजुट हो जाइए, सनातनी बनिए, हिंदू बनिए, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को पकड़िए, तब जाके बात ठीक बनेगी। यूरोप वाले अपने वैज्ञानिकों को पढ़ा रहे हैं, अमेरिका वाले अपने वैज्ञानिकों को पढ़ा रहे हैं, और हम अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों को पढ़ा रहे हैं। हम अपने वैज्ञानिकों को पढ़ा ही नहीं रहे। अमेरिका के वैज्ञानिकों से 10-10 हजार साल पहले हमारे देश में उसका आविष्कार हो गया, हमने पढ़ाया नहीं। जहाज किसने बनाया? यंग बच्चे बताएं, किसने बनाया जहाज? राइट ब्रदर। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? राइट ब्रदर। उससे हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है विमान संहिता। उस विमान संहिता में जहाज कैसे बनेगा लिखा हुआ है। उस विमान संहिता में यह भी लिखा हुआ है इसको चलाने वाला कपड़ा कैसे पहनेगा। उसमें यह भी लिखा है इसको चलाने वाला भोजन क्या करेगा। सब कुछ लिखा हुआ है। हमने कभी महर्षि भारद्वाज को अपना विमान का आविष्कारक बताया क्या? नहीं बताया। दुनिया में सबसे पहले ऑपरेशन महर्षि सुश्रुत, सबसे बड़े डॉक्टर महर्षि चरक, सबसे बड़े डॉक्टर महर्षि सारंगधर, महर्षि माधवकर, सबसे बड़े डॉक्टर महर्षि वाग्भट। हम पढ़ा ही नहीं रहे, और हम नहीं पढ़ा रहे तो अमेरिका, रूस, चीन हमारे डॉक्टरों को पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा। हम गुलामी की मानसिकता से निकल क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो किताब उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, भूगोल उठा के देखो, फिजिक्स उठा के देखो, केमिस्ट्री उठा के देखो, हम अपने वालों को पढ़ा ही नहीं रहे। न्यूटन से हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने बता दिया ग्रेविटेशन थ्योरी, हम पढ़ा ही नहीं रहे। डार्विन को पढ़ा रहे। हमारे पूर्वज क्या थे भैया? जोर से बोलो। हमारे पूर्वज, डार्विन ने क्या बोला? हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर। कभी दिमाग नहीं लगाया ये डार्विन के समय सारे बंदर इंसान बन रहे थे, डार्विन के बाद वाले बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? आपके पूना में, आपके महाराष्ट्र में कोई बंदर बना क्या पिछले 500-1000 साल में? कोई बंदर बना? पूरे भारत में कोई बंदर बना? हम डार्विन की थ्योरी बच्चों को पढ़ा रहे। हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर डेवलप करते करते इंसान बन गया। अब वाले बंदर क्यों नहीं डेवलप कर रहे भाई? अब वाले बंदरों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। पहले 4 पैर से चले, फिर पैर ऐसे उठा लेना चाहिए। नहीं कर रहे। यह गुलामी की शिक्षा है। 3 भी गंभीर बीमारियां हैं। हमारे पहले संजय जी कहां के? किधर बैठे हैं? चले गए। चल, संजय जी ने एक बीमारी बताई थी, स्टॉकहोम सिंड्रोम। मैं आपको 3 बीमारी बता रहा हूं। एक है नार्सिज्म, दूसरी है मेगलोमानिया, और तीसरी है स्टॉकहोम सिंड्रोम। नार्सिज्म जिसको हो जाता है, उसके अंदर एको हम द्वितीय नास्ति की भावना आ जाती है, दुर्योधन हो जाता है। इसको बोलते हैं नार्सिज्म। ये बीमारियां अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी रूपांतरण बता रहा हूं, एको हम द्वितीय नास्ति। दूसरी बीमारी है मेगलोमोनिया। मेगलोमोनिया जिसको हो जाएगी, सामान्यतः नेताओं को ज्यादा होती है। वो हर जगह अपना चेहरा देखना चाहेंगे। पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे कहीं मैं छपा हूं क्या। पेपर, टीवी देखेंगे, अच्छा मेरी खबर आ रही है क्या। सड़क पे चलेंगे, मेरा कोई बैनर पोस्टर लगा है कि नहीं, मेरे नाम वाला। इसको कहते हैं मेगलोमोनिया। और तीसरी वाली
संजय जी ने बताया था, स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि जो प्रताड़ित करता है, जो टार्चर करता है, जो क्रुएल्टी करता है, उससे प्यार हो जाता है। ये तीन बीमारियां हमारे संविधान के शपथ लेने वालों को भी तीन बीमारियां हैं, नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम। और उनकी बीमारी ठीक मैं नहीं कर सकता, उनकी बीमारी आप सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। उनको हर संडे पहुंच के, घूम के, टोक के, उनको फोन करके, उनको एसएमएस करके, उनको व्हाट्सएप करके, उनको टैग करके आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर उनका नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम ठीक हो गया तो भारत का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो भारत की समस्या बनी रहेगी। मैं कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में चल रही हैं। मैंने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूं। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? टाइम पूरा हो चुका है, 8 बज चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसीलिए मैंने सुहास जी को बोला था, कार्यक्रम बुलाइए तो और किसी को मत बुलवाइएगा। इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 में लगभग 45,000 हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कितने परसेंट? 50%। मैं पहले इंजीनियर था, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करने की आदत है। आज भी मैं वकालत में भी इंजीनियरिंग करता रहता हूं। पहले भारत में वोटिंग की एज 21 साल थी और 89 में वोटिंग की एज कर दिया 18 साल। कानून बनता है, नियम बनता है तो कुछ पर्पस होता है। हवा में होता है क्या कोई काम? कुछ उद्देश्य होता है। सामान्यतः पॉलिटिकल पार्टियां जो काम करती हैं वो या तो वोट के लिए करती हैं तो नोट के लिए करती हैं। किसके लिए? या तो वोट के लिए, या तो, बुरा मत मानो क्योंकि इस समय मैं सनातनी बन के बोल रहा हूं। जब भी कोई नियम बनता है, जब भी कोई कानून बनता है, जब भी भारत के संविधान में संशोधन होता है तो ज्यादातर वो जनहित में कम होता है, राष्ट्रहित में कम होता है। या तो वोट के लिए होता है, या तो, जोर से बोलिए, या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए। साहबानों का मामला आया, राजीव गांधी सरकार ने उसको पलट दिया। पलटने के बाद उधर बीपी सिंह ने विद्रोह कर दिया। याद है आपको बीपी सिंह का विद्रोह? राजा नहीं आंधी है देश का दूसरा, ऐसे नारा था। कितने गांधी थे मुझे नहीं पता, ठीक है। भारत को, सनातनियों को तोड़ने में, हिंदुओं को तोड़ने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो कांग्रेस ने वोटिंग की एज 21 साल से 18 कर दिया। अब ये कांग्रेस ने अपना फायदे के लिए किया होगा कि नुकसान के लिए किया होगा? जोर से बताइए। स्वाभाविक सी बात, हर पॉलिटिकल पार्टी फायदे के लिए काम करती है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। अगर अभी 19 से 21 हुई, सॉरी 21 से 18 हुई, अगर आज की डेट में 18 से 21 कर दी जाए वोटिंग की एज, तो बीजेपी की 30 सीटें बढ़ जाएंगी और 18 से 15 कर दिया जाए तो कांग्रेस की 50 सीट बढ़ जाएगी और बीजेपी की 50 सीट घट जाएगी। अगर ये वोटिंग की एज और कम कर दिया जाए, आज की रेट में अगर 10 साल कर दिया जाए तो बीजेपी सरकार ही नहीं बना सकती। जानते किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। 5 साल कर दिया जाए अगर वोटिंग की एज, 100% राहुल नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चों में जो अनुपात है वो 80-20 का नहीं है, बल्कि और ज्यादा का है। आज की डेट में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं।
90 में से लगभग 45,000 बच्चे हिंदू पैदा हो रहे हैं, तो अनुपात कितना हो गया? अब ये 2024 के बच्चे 18 साल के बाद 2042 में उनको वोटिंग का राइट मिल जाएगा, तो यूथ में क्या अनुपात होगा? 50-50। तो किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलिए जरा। कभी ऐसी चीजें आप लोगों को टीवी भी नहीं सुनने को मिलेंगी, ठीक है? कभी शायद आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये जितने काम होते हैं सब वोट और नोट के लिए होते हैं। आज की डेट में भारत में 3.25 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, और दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। दुनिया में 200 देश हैं, 200 देशों में से मात्र 50 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3.25 करोड़ से ज्यादा है। 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है, यानी भारत में पर डे एक नया देश पैदा हो रहा है। उदाहरण के लिए यूएई 1 करोड़ है जनसंख्या टोटल, और भारत में 3.25 करोड़ बच्चे, यानी 3 यूएई भारत में हर साल पैदा हो रहा है। जॉर्डन 1 करोड़, यानी 3 जॉर्डन भारत में हर साल पैदा हो रहा है। कजाकिस्तान 2 करोड़, यानी लगभग 1.5 कजाकिस्तान भारत में हर साल पैदा हो रहा है। सीरिया 2.5 करोड़, यानी लगभग 1.5 सीरिया भारत में, जोर से बोलिए, हर साल। कोरिया 2.5 करोड़, यानी 1.5 कोरिया हर साल भारत में बन रहा है। ऑस्ट्रिया 2.5 करोड़, यानी हर साल 1.5 ऑस्ट्रिया भारत में बन रहा है। कैमरून 3 करोड़, तो लगभग 1 कैमरून। अरब 3 करोड़, यानी हर साल एक नया अरब भारत में पैदा होता चला जा रहा है। पेरू 3 करोड़, घाना 3 करोड़, मोजाम्बिक 3 करोड़, मलेशिया 3 करोड़, उज्बेकिस्तान 3 करोड़, यूक्रेन 3 करोड़, अरब 3 करोड़, मोरक्को 3.8। दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जिनकी संख्या भारत में से 3.5 करोड़ से कम है। इसका मतलब यह हुआ, कहानी कुछ और है। एक मैं आपको दूसरा आंकड़ा बताता हूं। सामान्यतः आदमी जब जाता है तो वहां जाता है रहने के लिए जहां उसको खाली मैदान मिले, ऐसे तो जाता है। हमारे पास जमीन 2% है, पानी 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। इसका मतलब भारत में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।